सभी अब जरा कुछ मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट का सेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी ऑल दो इजलास मछली मंडी बना रहा, लेकिन अली मोहम्मद खान ने जो स्पीच की वो बड़ी अच्छी और खुशाइन स्पीच थी कि नेशनल असम्बली बात करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमातें जो हैं उनको डायलॉग करना है। डायलॉग का आगाज़ जो है वो पार्लियामान से होना चाहिए। उन्होंने कहा हम कि कोई ब्रोकर नहीं है, कोई डीलर्स नहीं है, हम सियासतदान हैं, मिल बैठ के बात करनी है, इनिशिएट करें। साथ ही साथ जो उन्होंने स्पीकर को भी उन्होंने कहा कि आप इनिशिएट करें, बातचीत का आगाज पार्लियामान के अंदर से हो। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम बात करने के लिए किसी को इंटरवीन करने के लिए कहा गया और बात करने की बात हो रही है। देखिए, बात करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक बात नहीं करेंगे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे पास मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक कमेटी बनाई हुई है जो सियासतदान से मुज़ाकरात करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पहल करे और एक सियासी कमेटी बनाए और पार्लियामेंट से डायलॉग का आगाज़ हो। इसके साथ साथ हमने देखा कि एक और पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, काफ़ी टाइम से ये मामला जो है ज़ेर इल्तवा था, इस पर जो है बहस भी हो रही थी, मुख्तलिफ नाम भी सामने है। मरवत साहब आए और नॉमिनेशन उनकी ख़त्म हो गई है। शेख वकास अकरम साहब रुकने कौमी असम्बली जो हैं बाज़ाब्ता तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उनको इस सीट के लिए नॉमिनेट कर दिया। बड़ा इंतहाई अहम ये बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अपोजिशन जो है वो अब इस क्वेश्चन में कि मौलाना साहब को जो है वो साथ मिला लिया जाए। और ऐसे में जाहिर है बानी पीटीआई की तरफ से भी कहा गया कि मौलाना साहब के खिलाफ जाहिर है कोई बयानबाजी ना करे। और ऑब्वियसली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। फवाद चौधरी साहब वो मंजर आम पे हैं, तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। तो आज जरा इस हवाले से बात करते हैं। हमारे मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। वैसा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन के। सबसे पहले तो ये मुज़ाकरात के हवाले से ही बात करेंगे। काफी अरसा गुजर गया, हम बात यही सुन रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, इसके उससे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कमेटियां बना दी गई हैं दोनों तरफ से। अब समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात आखिर होने किससे हैं, नंबर वन। दूसरा ये कि जो अली मोहम्मद खान ने स्पीकर असेंबली से कहा है कि वो हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाने में अपना किरदार अदा करे, क्या कहेंगे? इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं आप? स्पीकर जो हैं वो ऑलरेडी हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन को बिठा चुके, जहाँ बहुत सारे मामला तय हुए। और उमर अयूब ने जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने उन तयशुदा मामलात की खुद खिलाफ वर्जी की। वो सब पे तनकीद करते रहे। और जब उनके दादा हजूर पे, क्योंकि उनके दादा बाद में बने हैं, वो पहले पाकिस्तान पे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और फील्ड मार्शल बने। वो पता नहीं वो कौन सी जंग जीती थी, ये भी सवाल अब आएगा कि हमें तो कहानियां ही सुनाई गई ना जंग जीतने की हर दफा, और हम कौन सी जंग जीते। तो फिर आपने उनकी हालत देखी थी ख्वाजा आसिफ के दो फिक्रों पे। तो जो कमेटी की बात कही है, मैं समझता हूं कि ये बात अगर असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज बात कर रहे होते, गंडापुर साहब बात कर रहे होते, जो इनमें से चार में से तीन लोग कमेटी में शामिल हैं जिनको मैंडेट दिया गया बातचीत का, लेकिन ये लगा के कि एमक्यूएम नून और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी। लिहाजा अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू बराए गुफ्तगू है, क्योंकि जिनको मैंडेट दिया गया है उन्हें साथ मना किया गया है कि इन तीन के अलावा आप सबसे बात कीजिए ताकि अपने साथ इकट्ठा कर लें। लेकिन आमिर साहब ऐसे मतलब तजवीज तो कोई भी दे सकता है। एक मिनट, या उनके साथ बात कर लें जिनको ये कहते हैं कि इख्तियार तो आर्मी के पास है, लिहाजा बात उनसे ही होनी चाहिए। यहाँ पे जो तजवीज है, अली मोहम्मद खान साहब बड़े अच्छे गुफ्तगू करते हैं, ठंडे मिजाज के हामिल आदमी हैं, मसाइब भी खूब झीले और अपनी पार्टी के साथ वफादार रहे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात बराए बात है, ये उन लोगों की तरफ से आनी चाहिए जिनको इख्तियार दिया गया। अब उस इख्तियार के अलावा एक लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हुए हैं और एक बैठे हुए हैं बैरिस्टर गौहर, क्योंकि हामिद रजा साहब की तो जिनको पार्टी का चेयरमैन बना के 82 अरकान उनकी लपेट में दिए गए हैं, उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे पे जो नामजदगी को बरकरार रखवा सकते हैं। सच्ची बात तो यही है ना। लिहाजा आप बात करें, लीडर ऑफ द अपोजिशन जाएं और जाके स्पीकर से कहें कि जी हम अपने लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की कोलिशन का एक बनाए वफ्द और अपने चैम्बर में मुलाकात कराएंगे, ये बात बन जाएगी। ये वो फ्लोर ऑफ द हाउस कह सकते हैं कि जी हम बातचीत। अली मोहम्मद खान साहब अकेले कह सकते हैं, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी बयान देने की सूरत में नहीं कर रहे। हाँ, उसका ये पॉजिटिव पहलू है कि लोग अब ये समझते हैं कि चूंकि हम पार्लियामेंट में आए हैं और हम तो ये बात दिनों से कह रहे हैं, फिर आपका रास्ता है ही पार्लियामेंट से, कि अब वहां बैठ रहे हैं गुफ्तगू का हिस्सा नहीं कि आपने जो कानूनी अदालती इस्लाहात करनी है और कानूनी पे उन ये मुशावरत जो आपके मुफाद कम से कम उनके ऊपर आप गवर्नमेंट से कहें कि ये चीजें आइंदा के इलेक्शन को ठीक करने के लिए हैं, अदालती इस्लाहात के लिए हैं, इनके अंदर हमें मामलात को इलेक्शन कमीशन को ठीक करना है। तो ये हमारी तजवीज़ है, आप बात कीजिए।
मतलब तजावीज़ पर बात होनी चाहिए। रान साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह आप बात कर रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसला साजी है उसमें थोड़ा सा वीकनेस हमें दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे सामने आए जो फैसला साज बन गए, जो सियासत में नौमलूद थे। अभी हम जिस तरह फवाद चौधरी साहब का तस्करा कर रहे थे, जो इस तरह के सीजनड लोग हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, दोबारा से पार्टी में आना चाह रहे हैं। अगर इस तरह के लोग दोबारा आगे आएंगे तो आप नहीं समझते कि उसके आने के बाद मामला बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे, कोई फाम व तफहीम से चीज़ें बेहतर होंगी? फवाद चौधरी ना जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर कमजोर पड़ गए, फिर भाग पड़े, फिर दौड़ पड़े, फिर पार्टी छोड़ गए, फिर वापस आने के लिए भाग रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो अब तक इनकी पार्टी की तरफ से कहा गया, पता नहीं यूटर्न कब ले लें, कि जब तक वो बाहर नहीं आएंगे अब इन लोगों की वापसी का सवाल पेंडिंग है। इस वक्त फवाद चौधरी साहब एक अच्छे वकील हैं, एक अच्छे गुफ्तगू करने वाले हैं। इसके अलावा उनकी कौन सी हैसियत है पीटीआई के अंदर, मुझे बता दें। वो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गया, अब वो कहते हैं नवाज शरीफ के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकता। वही बड़े सियासतदान है। वक्त ने सिखाया ना इनको, क्योंकि उस वक्त ये नारे मार रहे थे कि जी कोई बंदा है ही नहीं नवाज शरीफ नामी, वो तो लंदन चला गया, भाग गया, उसने तो आना ही नहीं है। ये फवाद चौधरी के फिक्रे हैं, मेरे नहीं है। और आज फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वही एक ऐसे आदमी हैं जो ठीक कर सकते हैं। तो भाई हालात जब संभल गए हैं, लेकिन एक तो ये कि आप पार्टी में नहीं है, आप भी पॉलिसी के, मतलब मैंने तो उसको भी कहा जो पार्टी का एमएनए है, अली मोहम्मद खान अथॉरिटी नहीं रखते, वैल्यू रखते हैं अपनी जगह पे कि एक एमएनए है, पीटीआई के सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। लेकिन खान साहब ने जिन लोगों को इख्तियार दिया है, क्या वो इस बात मुत्तफिक हैं? अभी तक मैंने नहीं देखा। तो ये बात बराए बात है, अल्लाह करे कि कभी ये सिलसिला शुरू हो जाए, लेकिन खान साहब बात करने देते नहीं है, चलती हुई बात को भी रोक देते हैं। अच्छा आमिर साहब, ऐसे में अब देखा जाए तो अंदरूनी इख्तलाफात भी पीटीआई के ज़ाहिर है वो तो मंजर आम पर आ रहे हैं, कभी मीडिया के थ्रू, कभी किस तरह की बयानबाजियाँ एक दूसरे के खिलाफ आ रही होती है सामने। शेर अफजल मरवत साहब का नाम ज़ाहिर है पहले नॉमिनेट उनको किया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए, और अब जो है वो शेख वकास अकरम का नाम फाइनली जो है वो पेश कर दिया गया है। मरवत साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, आकर मीडिया पर भी जब भी बात हो रही थी तो खान साहब ने मेरा नाम दे दिया और ऐसा हो नहीं सकता, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो ज़ाहिर है वो भी एक शौक तो उनको लगा होगा इस चीज का। खान साहब ने पहला नाम दिया था असद कैसा कि उसे स्पीकर बनाए, और झगड़ा का नाम दिया था कि उसे वजीर खजाना बनाए। ऐसा काम हो गया, बस ये नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जिस तरह जो प्रोग्राम बना के उन्होंने अपना चलाया था और जिन फिक्रेबाजी पे वो आगे आए थे, उन्हीं के हाथों वो उनका अपना प्रोग्राम वहीं पहुंच गया जहां वो दूसरों के प्रोग्राम को कहते थे। तो वो अब मुश्किल में है। उन्होंने कहा है मैं बयान नहीं दूंगा, मेरा लीडर मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि शो काज नोटिस का जवाब देना है। उन्हें समझ आ गई है कि उनका जो काम था और इस्तेमाल था वो हो चुका है। अब वो लोग आ गए हैं जिन्हें आगे सियासत लेके जानी है, अब उन्हीं के पास जा रहे हैं और वो पीछे हटा दिए गए। और ये जो अंदरूनी इख्तलाफ की बात आपने कही, देखे बड़ी पार्टियों में ना इख्तलाफात होते हैं, लोग आगे पीछे होते रहते हैं। जावेद लतीफ साहब को आप देख रहे हैं, उन्हें वफाकी वजीर रखा शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वजारत कोई नहीं दी थी, वजीर बेमहकमा रहे। कि वो एक प्रेशर था कि उन्हें वजीर रखा जाए, वो रख लिया, लेकिन वजीर नहीं बनाया गया। राना सनाउल्लाह आ गए हैं एडवाइजर के तौर पे, जावेद नहीं आए हैं, वो भी 2-4 दिन ब्रेक है, फिर उसके बाद वो दोबारा इंटरव्यूज देंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू बदल चुकी हुई है। ये होता है इक्तदार में बैठे हुए लोगों का और इक्तदार से बाहर बैठे हुए, चाहे वो पार्टी। अच्छा रान साहब, यहाँ पे एक और चीज, आप इक्तदार में रहने की जो बात कर रहे हैं, क्या मियां साहब को किसी स्टेज पर सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई कि उनको प्रेसिडेंट बनने की ऑफर हुई हो? क्या इत्तलात हैं? क्योंकि बहुत से सियासतदान इस पर बात कर रहे हैं कि उनको ऑफर्स दी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। कौन से सदर पाकिस्तान की? जी, सदर पाकिस्तान किसी स्टेज पे सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश की हो? नहीं, वो फिर पीपल्स पार्टी को ऑफर करते हैं ना कि आप वज़ीर आज़म बना लें। ऐसे तो नहीं होता ना, सियासत बड़ा सीधा सीधा खेल है। यहाँ पे कोई वो नहीं है पाकिस्तान की तरह, जैसे हम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में जज्बाती हो जाते हैं और फिर लात मार के भाग जाते हैं कि भागो हमारा काम तो हो गया। यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने सदारत ली है ना, BISP आ गई है, आहिस्ता आहिस्ता और चीजें आएंगी। आपको और उनको देखना यह है कि उन्होंने एक सौदेबाजी की है जिसे सियासी सौदेबाजी है कि आप सदर लाएं, हम आप वज़ीर आज़म ले आए। उनका सदर अब नहीं जा सकता शरीयत के अलावा, लेकिन वज़ीर आज़म धड़न तख्ता एक समय में हो सकता है अगर पीपल्स पार्टी अपनी हमायत खींच ले। लेकिन पार्टी को भी उसकी कीमत तो बहुत बुरी चुका है। इमरान खान इस कार्य है दुश्मन के साथ लड़ाई में, तो जो ब्रोकर्स हैं आप उनको इस तरह धोखा भी नहीं दे सकते फौरी तौर पे। हाँ, अदले का बदला 2.5 साल बाद कुछ हो जाए फिर देख लें आप। अच्छा, मौलाना जो है वो करीब आ रहे हैं। रान साहब, मौलाना और इमरान खान जरा करीब आ रहे हैं क्योंकि बानी पीटीआई ने उनके खिलाफ बयानात देने से भी रोक दिया है, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। इस पेशरफ्त को कैसे देख रहे हैं?
देखिए, अपोजिशन की जमातों का इकट्ठा होना हुकूमत के लिए अलार्मिंग तो होता है। और मौलाना इस वक्त जब पीडीएम बनाया गया था तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने उन्हें सरबराह बनाया था आगे करके। नवाज शरीफ लंदन में थे, आसिफ जरदारी यहाँ पे थे, लेकिन ये भी कहा गया था कि रोटेशन में हम लाएंगे सरबराह, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के अलावा कोई नहीं आया था। अब इमरान खान बात कर रहे हैं, लेकिन मौलाना भी इफ एंड बट्स के साथ बहुत कुछ करते हैं। आप इतना सीधा सिलसिला ना करें। मौलाना ने जब भी कोई बात की है, देखें वो पीडीएम की गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने पूरा हिस्सा वसूल किया उस पीडीएम की सरबराही का और अपनी पार्टी का। उन्होंने अपने बेटे को कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया, बाकी ली वजारतें सूबों में ली, हर जगह पे वो हिस्सा मांगते हैं। तो केपी में तो गंडापुर साहब के साथ उनका बिल्कुल, मतलब मैं मिसाल नहीं देना चाहता, बहुत बड़ा बहर आपस में एक दूसरे के साथ। फैसल करीम कुंडी एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, बिल्कुल ये 3 हल्के के सियासतदान है, तीनों एक ही हल्के के सियासतदान है। और जब वो बैठेंगे बातचीत होगी, क्योंकि मैंडेट अगर चुराया गया मौलाना फजलुर रहमान का तो वो तो फिर पीटीआई को मिला है ना। यहाँ पे सवाल मौजूद है कि अगर वो हार गए हैं तो फिर मैंडेट किसका चुराया गया है? जो उनका इतराज किस जगह पे है कि बलूचिस्तान में तो उनको ठीक ठाक हिस्सा मिला है, खुद भी वो वहां से एमएनए बने हैं। और अगर उनकी लड़ाई मुक्तदरा से ना होती इस्टेब्लिशमेंट से तो वो बलूचिस्तान में हुकूमत का पार्ट हो सकते थे, लेकिन तय हो गया, इसलिए गुस्से में भी बहुत है। लेकिन वो इतने भी छोटे बच्चे नहीं है कि इमरान खान के लाई लग हो क्या और आगे चल पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है उनके अपने इफ्स एंड बट्स हैं और ऑब्वियसली वो अपनी शराइत पर ही आएंगे। अगर वो ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्ट बनेंगे भी तो ज़ाहिर बर्फ पे गलती दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम मामलात किस तरह से तय होते हैं वो आगे चल के हमें पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आमिर इल्सा हमारे साथ मौजूद है।